हेलो बच्चों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कोवेलेंट क्रिस्टल्स और नेटवर्क क्रिस्टल्स, या इनको सॉलिड्स भी बोल सकते हैं। आप लोगों की एक डिमांड फिर चले आया है, आइए समझते हैं इसको। जैसा कि हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जितने टाइप्स है सभी के बारे में अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो 2 पॉइंट पे आप जरूर फोकस करना। क्या क्या? ये जो क्रिस्टल्स होते हैं या सॉलिड्स होते हैं उनका कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है और वे आपस में कैसे अटैच्ड हैं। अगर आप उनके बॉन्ड के नेचर को समझ जाओ तो आप उसके बारे में बहुत कुछ आसानी से लिख सकते हो। जैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले जानना चाहिए इनका कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है। कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है कि ये आपस में किस तरह से अटैच होते हैं, इसमें कौन सी यूनिट बार बार रिपीट करती है। इसमें कहा जाता है कि ये रहता है atoms of either same elements or different elements। पिछली बार भी हमने ऐसे ही बताया था बच्चों को, तो बच्चों ने तुरंत क्वेश्चन किया कि सर कभी एटम लिखा रहता है कभी एलिमेंट्स। हम लोग आज तक अभी एलिमेंट्स और एटम का मतलब नहीं समझ आए। कभी लिखा रहता है कार्बन एटम, कभी लिखा रहता है कार्बन एलिमेंट, ऐसे ही कभी लिखा रहता है हाइड्रोजन एटम, कभी हाइड्रोजन एलिमेंट। समझ नहीं आता क्या है इसका मतलब, तो आइए समझा देते हैं। आप सभी जानते हो, क्या आप सभी ने आइसोटोप नाम सुना है? आइसोटोप सुना होगा, मतलब एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे कार्बन 13, कार्बन 14, ये तीनों आइसोटोप्स हैं एक साथ। एटॉमिक नंबर के तीनों के सेम है 6 और इनके एटॉमिक मासेस 12, 13 और 14। ये क्या होंगे? इन्हीं को कहा जाता है एलिमेंट्स। ये कहां जब एक साथ होंगे इन्हें कहा जाएगा एलिमेंट्स। एक है तो एक कार्बन एलिमेंट हो गया, मतलब ग्रुप ऑफ आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर कह सकते जो है वही तो होते हैं। जैसे अगर इसमें सिंगल आप निकालते हैं कार्बन 12 तो ये हो जाए कार्बन 12 एटम हो गया, ये एटम कहा जाएगा। इसे आप एलिमेंट नहीं बोल सकते। इसकी बात करें तो कार्बन 13 एटम होगा, इसकी बात करें तो कार्बन 14 एटम होगा। देखिए एक साथ जो है जब हैं तो एलिमेंट हैं, और ऐसे ही जब आप देखते हो 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग अलग। जब ये कंबाइंड रूप से एक साथ है तो इन्हें कहा गया है यह एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट हो गए। कंबाइंड रूप से है तो इसमें से एक को निकाल लीजिए, जैसे 1H1 यह एटम कहा जाएगा। इसी दूसरे ले लीजिए आप, यह एटम कहा जाएगा, एलिमेंट नहीं कहा जा सकता। 2 है, किसी को ले लीजिए, इसको ले लेते हैं, ये 1H3 यह एटम कहा जाएगा। यानी कि आप कंबाइंड रूप से लेते हैं तो एलिमेंट, सिंगल लेते हैं तो एटम। समझ गए ना? यहाँ पे लिखा हुआ है एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट। देख लीजिए, इसके एग्जांपल को यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा हमें तब आपको समझाने के लिए। जैसे इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आप लोग नाम जानते हैं डायमंड, इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा एग्जांपल। यह इसमें कार्बन रिपीट करता है, केवल कार्बन पूरे में रिपीट करता रहता है। तो इसका क्या ऐसे ही होता है। एक और इसका एग्जांपल है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड ये क्या है? इसमें SiC रिपीट करता रहता है, SiC रिपीट करता रहता है। ऐसे ही आप आगे देखेंगे ग्रेफाइट के बारे में भी इसका एग्जांपल है। ग्रेफाइट, इसका भी कार्बन ही होता है। तो देखिए समझिए पहले ये क्या है, कार्बन कार्बन है तो ये सब कार्बन 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 हो गए। मतलब यह एक ऐसा आइटम है जो सेम एलिमेंट से आए हैं, सब कार्बन है जो सेम एलिमेंट से आए हैं। इसमें सिलिकॉन है, कार्बन है, 2 अलग एटम हो गए। तो एटम तो है बट कहां से आए हैं? डिफरेंट एलिमेंट से आए हैं। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, एटम अलग और एलिमेंट अलग। क्लियर? गुड। अब आते हैं, एक पॉइंट रहा, दूसरे पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? हमने कहा कि 2 पॉइंट पहले पढ़ना है, कांस्टेंट पार्टिकल और इनके बीच का रिलेशन। तो ये रिश्ता क्या कहलाएगा? ये देखिए, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स है। यहाँ पे जो भी हैं कार्बन या सिलिकॉन है जो भी है ये क्या है? सब नॉन मेटल्स है।
नॉन मेटल्स आपस में किस रिलेशन से अटैच होते हैं, क्या बॉन्ड बनाते हैं? गुड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यह इसका क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, मतलब यहां पे लिख सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, इस बॉन्ड से अटैच होते हैं लोग। जब कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हैं, इसमें और भी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तब कौन कौन सी प्रॉपर्टी, क्या आप जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में? खैर देखिए, तीसरा नोटिस लीजिए, यह आपस में कार्बन से कार्बन, डोमिनेंट की बात करें, कार्बन से कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन जुड़ते जाते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो Si से C, फिर Si से C से फिर Si, फिर ऐसे करके आपस में, मतलब ये क्या है, जुड़ते चले जाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। आप जानते हो नेटवर्क में बहुत ताकत होती है, जो नेटवर्क बनाते हैं बहुत मजबूत होते हैं। इसी सिद्धांत को कॉपी करके ले करके आजकल मार्केट में ढेर सारी नेटवर्क कंपनियां हैं। आप देखते होंगे लोग आते हैं, कहें तुम दो जोड़ो, फिर तुम दो जोड़ो, ऐसे करते करते बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। अच्छा खासा लोग अर्न भी करते हैं, देखे होंगे, आप सुने होंगे। गुड, वही चीज है, जब ये बहुत ज्यादा जोड़ने की एबिलिटी रखते हैं, इस वजह से भाई नेटवर्क तो नाम है ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल का रूप लेते हैं। इसलिए इसको कहते हैं क्या हम लोग, जियांट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं इसको। ऐसे दे आर आल्सो नोन एज क्या 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 जियांट मॉलिक्यूल। जियांट में ह्यूज, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, ऐसे। और क्या आप जानते हैं कि जो इनके बीच का रिश्ता है कोवेलेंट बॉन्ड, उसका नेचर क्या होता है? आपने सुना होगा क्या, डायरेक्शनल होते हैं। दो ही तो बॉन्ड मुख्य हैं, कौन कौन? एक आयनिक और एक कोवेलेंट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? आयनिक बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शनल, पढ़ा था आपने आयनिक क्रिस्टल में। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शनल। वजह क्या है इसकी? जैसा आपने पढ़ा है सब्जेक्ट्स में कि जैसे प्लस माइनस का अट्रैक्शन है, जैसे Na+Cl- का अट्रैक्शन है, तो कोई भी प्लस या माइनस है, जैसे प्लस लिया हमने, तो प्लस इसके चारों तरफ यूनिफॉर्मली, मतलब एक समान रूप से फैला रहता है। जब प्लस या माइनस एक ही चार्ज चारों तरफ समान फैला हुआ है, तो विपरीत जो आयन है, अपोजिट चार्ज है, वह किस डायरेक्शन से आएगा? वो चाहे इधर से आए, चाहे इधर से, चाहे इधर से, कैसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। प्लस माइनस के अट्रैक्शन में डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, इसलिए वह क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। याद रखना, आयनिक बॉन्ड कैसा, नॉन डायरेक्शनल, वहां भी बताया था हमने, यहां भी देखिए। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, इसमें ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, और जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा बेटा, तो उसकी एक निश्चित डायरेक्शन होती है, ओरिएंटेशन होता है। जब निश्चित ओरिएंटेशन है तो उसी टाइप से ओवरलैप भी करेगा, तो वह क्या हो जाता है, डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक बोलते हैं इसको। तो लिख सकते हैं आप, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल and very strong in nature. Therefore constituent particles are held very strongly at their position। ये अपने स्थान पे मजबूती से बंधे होते हैं, इसका मतलब है। और भी कुछ इसके बारे में, जब इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स बहुत मजबूती से बंधे हैं, तो इसकी वजह से और भी प्रॉपर्टी क्या आएगी, ये बहुत ज्यादा हार्ड होंगे। जानते नहीं क्या हीरा कितना हार्ड होता है, जानते हो कि नहीं? ऐसी चीज है। इन जनरल they are very hard and brittle and nature।
इसका हम जानते ही हो कि मुड़ते नहीं हैं। हार्ड को जानते हो मतलब क्या है, इसका मतलब मुड़ते नहीं है, टूट जाते हैं मोड़ने बेंड करने पर। हीरा को जानते हो, हीरा मोड़ नहीं सकते हो आप, एक चीज ध्यान लिखा गया। और भी कुछ प्रॉपर्टीज इनके बारे में हाँ लास्ट में और लिख देते हैं। तो अगर आपने लिखा है कि यह बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, जरा सोचिए आप लोग, तो यह आपस में कैसे अटैच होंगे। अगर अटैच हो मजबूती से तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। भाई जब इनके बीच का रिश्ता बहुत मजबूत है कांस्टेंट पार्टिकल्स का, इनको तोड़ने के लिए, तोड़ना मतलब मेल्ट करना, सॉलिड पास है, लिक्विड का मतलब दूर जाएंगे ना मेल्ट करने के लिए, मतलब सॉलिड के बीच के रिश्ते को तोड़ना तो पड़ेगा ना। और जब आप इनके बीच के रिश्ते को तोड़ोगे तो एनर्जी अधिक लगेगी। तो इस वजह से कहा जाता है दे हैव वेरी हाई क्या बच्चे मेल्टिंग पॉइंट एंड दे डिकम्पोज। ये कहा जाता है कि पहले ही टूट जाते हैं, डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे पहले ही टूट जाते हैं लोग। ये तो आपने देखा इसके 6 पॉइंट्स। अब हम लोग जो है इनको एक बात और देखते हैं, इनके जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की ज्योमेट्री के बेसिस पे, सेंट्रल एटम के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे, यानी कि इन क्रिस्टल्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। कौन कौन बच्चे, एक तो हो जाएगा 3 डायमेंशनल नेटवर्क क्रिस्टल्स, एक हो जाएगा। नेटवर्क सॉलिड लिखेंगे आप लोग, क्या चाहते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशनल नेटवर्क क्रिस्टल्स, ऑब्लिक सॉलिड भी लिख सकते हैं, चाहे आप लोग कंफ्यूज ना हो इसको लेकर के। देखिए 2 पार्ट हो गए, एक इसमें इसमें। तो इनको अच्छे से समझने के लिए हम लोग इनके एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस भी हो जाएगा यहाँ पे। जैसे सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि एग्जांपल्स क्या है। हम बताते हैं आपको एग्जांपल देंगे। इसका सबसे फेमस एग्जांपल होता है डायमंड, और एक है ग्रेफाइट, सॉरी सिलिकॉन कार्बाइड, और इसका जो एग्जांपल है वह है ग्रेफाइट। इसमें जो है कह सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स, जबकि इसमें क्या है, नाम से क्लियर है, एस इसमें जो रिपीटिंग है SiC, तो इसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ, डायरेक्ट देते हैं कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ क्या, डिफरेंट एलिमेंट्स, ये भी कार्बन होता है, इसमें केवल कार्बन है, तो ये भी क्या हो गया, कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। समझ आ गया होगा आप लोगों को एग्जाम्पल। अब इसमें आते हैं पॉइंट में। तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख लिया एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह के आपस में अटैच होते हैं, यूनिट क्या है इसका, फर्स्ट हो गया। याद रखना है कि डायमंड में जो रिपीटिंग यूनिट है वो किस एलिमेंट से, सेम एटम से, सेम एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट से, और यहाँ पे सेम एलिमेंट से। अभी पॉइंट आउट दूसरा, जो सेंट्रल जिसको क्लासिफिकेशन का आधार है, ईच सेंटर हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर भी, यहां पे क्या होगा, ईच सेंटर हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड पे आते हैं,
जब sp3 है तो इनकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी बच्चे? इनकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी बनेगी, देखिए दिखाते बनाएगा आप लोगों को पेन की हेल्प से। नाम सुना हो आपने, जब sp3 होता है कहीं पे हाइब्रिडाइजेशन, तो 4 ऐसे पेन देखिए, एक है, दूसरी पेन, ये तीसरी पेन और ये 4। हमने चारों को जो है अरेंज कर दिया इस पैटर्न से, देखिए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है? यही कहलाता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। यही है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। मतलब कह सकते हो आप, उठा देते हैं पहले, ईच सेंटर, तीसरा पॉइंट हो गया, तीसरा थर्ड पॉइंट है, ईच सेंटर इज टेट्राहेड्रल इन, ठीक है, क्या लिखे? ईच सेंटर हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल समझ रहे हो आप? देखिए ऐसे, जैसे हम अगर डायमंड को समझें तो डायमंड के लिए क्या कार्बन सब होता है, तो कार्बन हो गया, एक कार्बन यहाँ पे होगा, दूसरा कार्बन भी ऐसे देखिए, फिर एक कार्बन यहाँ पे देखिए ऐसे, तो टेट्राहेड्रल ऐसे अरेंज है, देखिए इस तरीके से। तो फिर ये फर्दर आगे टेट्राहेड्रल पैटर्न पर ऐसे अरेंज होगा। तो सभी सेंटर इनके जो हैं sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये फॉर्म करते हैं। अब इसमें देख लीजिए, इसका थर्ड पॉइंट याद रखना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये। और जो है इसमें ईच सेंटर हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की वजह से ये जो है एक रेगुलर पैटर्न में स्ट्रक्चर ड्रा कर बनाते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। इनकी हार्डनेस आती है इसके टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट की वजह से। बहुत हार्ड आप लिख ही चुके हैं, बट इसके केस में यह इनके कंपेयर में एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी होती है, ये सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होते हैं? वेरी हार्ड, और ये होते हैं सॉफ्ट। आप लोग पेंसिल देखे हो, कोई पेंसिल किसी कंपनी की हो, उसके बीच में जो निब लगी रहती है, मतलब वही ग्रेफाइट की होती है। तो देखिए इसको, यह आसानी से आप रगड़ सकते हैं, यह सॉफ्ट होती है जबकि यह हार्ड होती है। सॉफ्टनेस और हार्डनेस कहां से आती है? इनकी हार्डनेस का कारण इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इनकी सॉफ्टनेस का कारण क्या होता है? देखिए हम दिखाते हैं बना के आप लोगों को। एक स्ट्रक्चर समझिए थोड़ा ध्यान से, जैसे हम बना दिए आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर ऐसे बना रहे हैं, देखिए ऐसे। एक हो गया यहाँ पे, एक और देखते हैं बना के हम लोग यहाँ पे। दिख ना रहा हो, देखिए ऐसे एक ग्रेफाइट की लेयर, फिर दूसरी ग्रेफाइट की लेयर यहाँ देखिए ऐसे। ऐसे यहाँ पर, यहाँ पे आपको बता दें हम, इसके एक एक सेंटर यहाँ कार्बन, इन सभी पे देखिए ऐसे, सभी पे sp2 हाइब्रिडाइज, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा रहता है इससे एक के पास, ऐसे देखिए ये कार्बन सभी के हो गए सभी सेंटर पे। हम इसकी हेल्प से ये कहना चाहते हैं कि जो इसमें एक सेंटर होता है और 2 डायमेंशन में एक्सटेंड करता है। कह सकते हो इसमें सेंटर जो है, सेंट्रल एटम एक्सटेंडेड इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन एक ही शीट के ऊपर पड़ता है, शीट स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल एटम
एक्सटेंडेड इन 3 डायमेंशन। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस 3 डायमेंशन और ये 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में देखिए जुड़ता जा रहा है, तो इस वजह से बनाते हैं शीट लाइक स्ट्रक्चर। शीट जैसे कि एक शीट दूसरी शीट या 2 शीट, 2 ही नहीं और ढेर सारी शीट्स होती हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये दोनों शीट्स जो हैं आपस में वान der Waals, जैसे ये वाला कार्बन है, इसके देखिए इसके साथ अटैच होता है, तो इसके सामने आ रहा है इसके साथ अटैच होता है। वैसे देखिए ये वाला जो है इसके साथ अटैच होता है, वैसे ये वाला ऐसे सभी आपस में जो है इस रिलेशन से ऐसे ऐसे अटैच होते हैं। ये वाला कार्बन इसके साथ, ये वाला जो है इसके साथ ऐसे अटैच होते हैं। इसी का नाम जो है, इसे कहा जाता है वान der Waals फोर्स। दोनों शीट्स आपस में अटैच होते हैं वान der Waals फोर्स से ऐसे। और इसमें क्या पहला एलिमेंट, तो ये शीट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। स्लाइडिंग नेचर की वजह से कुछ प्रॉपर्टी आती है। क्या प्रॉपर्टी आती है? इन स्लाइडिंग नेचर की वजह से इनके अंदर जो प्रॉपर्टी, ये सॉफ्टनेस आती है, और जो है इस वजह से सॉफ्टनेस के साथ साथ यह अच्छे लुब्रिकेंट भी होते हैं। क्या होते हैं? एक तो सॉफ्ट तो होते ही लिखा था आपने, और ये भी हैं वर्क एज या ड्यू टू स्लाइडिंग नेचर ऑफ वन लेयर over another layer and other layer, they become they are used as a lubricant, good lubricant। सॉफ्टनेस के साथ साथ ये क्या लुब्रिकेटिंग कैरेक्टर भी आता है इसके अंदर, क्योंकि इनके अंदर एक कैरेक्टर नहीं होता है। याद रखिएगा, आपसे अगर ग्रेफाइट के बारे में पूछा जाए कि यह सॉफ्ट क्यों हो जाते हैं जबकि नेटवर्क क्रिस्टल्स हैं, तब बोलिएगा क्योंकि इसके जो कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। sp2 का मतलब शीट के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और जब ढेर सारी शीट्स एक दूसरे के ऊपर रहती है तो शीट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है। इनके स्लाइडिंग नेचर की वजह से इनके अंदर सॉफ्टनेस आ जाती है और ये लुब्रिकेंट की तरह यूज किए जाते हैं। और भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि इस सेंटर पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 का मतलब एक s 2 p, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं। इस शीट्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। देखिए यहाँ का 1 2 3 बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। वह इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रहेगा ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कारण क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट? फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से ऐसा होता है, ये अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं इसके। आप कभी देखे होंगे, सुने होंगे आप लोग, कुछ बच्चे कभी पेंसिल जो घर पे है, पेंसिल को बोर्ड में ऐसे जहां पे करंट है टच करते हैं तो जहां करंट आती है, ऐसा कोई ट्राई मत करिएगा, बट करंट आती है उसमें। यह इसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और लुब्रिकेंट भी है। एक पॉइंट और आपसे पूछा जाता है सवाल कि अगर इस ग्रेफाइट को चंद्रमा पे ले जाकर यूज करें तो इसका लुब्रिकेटिंग कैरेक्टर घटेगा कि बढ़ेगा? बोलिए। लुब्रिकेटिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा। कारण बताइए। गुड। जब हम जिस शीट से चंद्रमा पे गए, चंद्रमा पे जो ग्रेविटी है जी का मान, पृथ्वी पे जो जी का मान है उसके कंपेयर में 1/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है। जब 1/6 ग्रेविटी हो गई तो इन शीट्स के बीच का अट्रैक्शन कमजोर हो गया। वान der Waals फोर्स जो इनके बीच है, ये शीट्स के बीच का अट्रैक्शन कम हो गया, क्योंकि वहां पे जाने के बाद पृथ्वी की तुलना में, अर्थ की तुलना में चंद्रमा पे जी का मान कम होने से इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वान der Waals फोर्स कमजोर हो गया, तो स्लाइडिंग नेचर बढ़ गया, तो वहां पे यह बहुत अच्छे लुब्रिकेंट बन जाते हैं। यानी कि यही ग्रेफाइट अर्थ की तुलना में, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पे ज्यादा अच्छा लुब्रिकेटिंग कैरेक्टर शो करेगा। क्लियर? गुड। एक और सवाल पूछता है, क्या इनके लुब्रिकेटिंग कैरेक्टर को घटाया बढ़ाया जा सकता है क्या?
बोलिए, हाँ बढ़ाया जा सकता है। जब शीट्स हैं, अगर शीट्स के बीच के स्पेस में बीच में कुछ भर दिया जाए कि दूरी और बढ़ जाए, इनके बीच हवा भर दें या नॉन मेटल्स डाल दिया जाता है, अगर बीच की कैविटी में कुछ भर दिया जाए तो इन शीट्स के बीच का गैप बढ़ जाएगा। जब शीट्स के बीच का गैप बढ़ जाएगा तो इनके बीच का वान डेर वाल्स फोर्स कमजोर हो जाएगा, तो लुब्रिकेटिंग करेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए इनके लुब्रिकेटिंग करेक्टर को आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है। हमें लगता है समझ गए होंगे आप लोग, यह इसके बारे में याद रखिएगा। आते हैं हम लोग डायमंड पे फिर एक बार। डायमंड जो है बहुत अच्छा, क्या है, यह कंडक्टर नहीं है, यह होता है इंसुलेटर। ये क्या है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इट इज ड्यू टू, क्या है, बोलो, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन एक बात तो आपको हम बता ही दें, क्या आप सभी ने कभी देखा है, जो ग्लास कभी जाते हो मार्केट से खरीदने के लिए, ग्लास कटर देखते हो क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, नहीं देखे हो, देखना चाहिए। ग्लास कटर जो ग्लास काटता है उसमें ब्लैक डायमंड लगा रहता है। ब्लैक डायमंड वो क्या करता है, आसानी से जब रखते हैं तो आसानी से ग्लास कट कर जाती है। क्या है वो, वहां पे डायमंड के अंदर जो है ये बहुत स्ट्रांग थर्मल कंडक्टर है। थर्मल हीट को बहुत आसानी से ले जाता है। तो एक तरह से जब ऐसे रखते हैं तो एक तरह से कांच को ग्लास गला देता है। देखते हो बहुत स्मूथ कट आता है, इसीलिए गलने की वजह से क्या आता है, स्मूथ कट आता है। याद रखना, ब्लैक डायमंड यूज किया जाता है क्या, ग्लास कटर के रूप में। रीजन क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ वेरी हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डायमंड। तो कर सकते हो, डायमंड इज अ वेरी गुड थर्मल कंडक्टर। ये भी याद रखना, आसान है। अब एक पॉइंट याद रखना है तुमको यहाँ पे, जो कि बीच की जो डिस्टेंस कितनी होती है। कार्बन डायमंड में जो कार्बन के बीच का गैप है, यहां से यहां तक का जो गैप है, वह ऑलमोस्ट 14 pm के आसपास होता है, पिकोमीटर के आसपास इतना पाया गया है। और यह कितना होता है, यहाँ पे जो आपस में अटैच होते हैं, कौन, शीट्स 340 शीट्स के बीच का जो गैप है, जो ये इसके आसपास होता है। और इसमें जो है एक कार्बन से दूसरे कार्बन की डिस्टेंस है वो 141.5 pm के आसपास होती है। कुछ बेसिक बातें ऐसे हैं, आप याद रखिएगा। कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके मन में बने तो आप मैसेज कर दीजिएगा। कुछ और जानना चाहें इसके बारे में तो भी आप मैसेज कर दीजिएगा। कोई पॉइंट छूट गया हो लगता हो इसमें बोलते समय तो भी आप बोल दीजिएगा। फिलहाल हमारे द्वारा ये टॉपिक समाप्त होता है। कुछ भी समस्या हो तो आप मैसेज में टेक्स्ट कर दिया करें, हम आपको उसका उत्तर, उसका आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे। केमिस्ट्री में कुछ भी जानना हो तो आप हमसे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू, आज इतना ही।